नमस्कार मित्रों। सीटेट एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए सीटेट ताबड़तोड़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी सीडीपी के वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप बहुत कम समय में क्विक रिवीजन कर सकें और सही कॉन्सेप्ट को समझ सकें और कम समय में बेहतरीन प्रदर्शन कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं। देखिए, इस तरीके का कोई भी सवाल हो, वैयक्तिक भिन्नताएं या जो बालक है उसको सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है, तो आपने पढ़ा होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बीच जो जटिल पारस्परिक या अन्योन क्रिया होती है वही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। तो इसका सही आंसर है विद्यालय एवं मीडिया। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है तो आप आंसर लगाते परिवार एवं मीडिया, क्योंकि पहले सबसे ज़्यादा बच्चा जो है परिवार से प्रभावित होता है और उसके बाद जो है विद्यालय द्वारा प्रभावित होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो आपको पता होगा कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था इसमें विकास जो है बच्चे का सबसे तेज होता है, इन्फेंसी एंड प्री चाइल्डहुड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें ऑप्शन है जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोट्स्की। देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जब बात की जाएगी कॉन्सेप्ट की, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? आपको पता होना चाहिए लेव वाइगोट्स्की। ठीक है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की बात आएगी बच्चे की तो आप लेव वाइगोट्स्की लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्त अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो इस पांच में का सही आंसर है डी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास इसकी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन है पहला अनुबंधन, दूसरा प्रबलन, तीसरा स्कीमा, चौथा अवलोकन अधिगम। तो इसका सही आंसर है वो है स्कीमा। ठीक है। अगर देखिए पियाजे की बात आती है तो आप स्कीमा लगाएंगे और अगर देखिए अनुबंधन की बात आती है तो आप पैवलोव लगाएंगे। ठीक है, पावलोव। अनुबंधन, प्रबलन आता है, रेनफोर्समेंट आता है तो आप हल लगाएंगे और अगर अवलोकन अधिगम आता है तो आप अल्बर्ट बंडूरा लगाएंगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ये प्रश्न बहुत आता है। पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता,
एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभावित। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि डिसलेक्सिया जो होता है वो होता है पढ़ने से संबंधित बीमारी है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित दोष है। तो 7 का कौन सा होगा? पहला, धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता। जिसमें एलेक्सिया लगा हो वो पढ़ने से संबंधित है, ग्राफिया लगा हो लिखने से संबंधित है, और कैलकुलिया लगा होगा वो मैथमेटिक्स से संबंधित समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तो इसका सही आंसर है, देखिए, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, क्योंकि आरटीई के थ्रू, आरटीई 2009 के थ्रू हमारे संविधान में 21 का एक जो है आर्टिकल जोड़ा गया है, अनुच्छेद जोड़ा गया है 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो अब शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य बन गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, पैडागॉजी के क्वेश्चन में हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव आंसर को सही करें। देखिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये नेगेटिव आंसर है इसलिए गलत है। तैयार नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव आंसर है इसलिए गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी कम पॉजिटिव है इसलिए गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए, जन्म पूर्व तो कोई भाषा सीखता ही नहीं है, किशोरावस्था से पहले ही भाषा सीख ली जाती है, और मध्य बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के बीच आप बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, जब बाल्यावस्था शुरुआत होती है, जैसे ही इन्फेंसी से बच्चा शैशवावस्था से आगे बढ़ता है, वो शैशवावस्था में संकेतों को और कुछ कुछ ध्वनियों को पहचानना शुरू कर देता है, और प्रारंभिक अवस्था में भाषा के अर्जन की, उसके विकास की सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। तो इसका सही आंसर है डी, प्रारंभिक बाल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है उसकी वकालत करता है आरटीई 2009, यानी कि सभी को शिक्षा मिले इसलिए मौलिक अधिकार बनाया गया है शिक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अभी मैंने बताया था पैडागॉजी के क्वेश्चंस में नेगेटिव असम्पशन आपको नहीं लेना है, ओनली पॉजिटिव आंसर देना है। तो हतोत्साहित, दिस इज रॉन्ग, नहीं देनी चाहिए अनुमति, दिस इज आल्सो गलत, रॉन्ग। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी निगेटिव है, गलत। तो इसका सही आंसर होगा पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ये पूछ रहा है कौन सी एक मुख्य क्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम यानी कि
इफेक्टिव लर्निंग घटित होती है। इफेक्टिव लर्निंग है वो किसके द्वारा नहीं होती है? देखिए, रटवाना, ठीक है, रटाना या उसे याद कराना, इसके द्वारा कभी इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो ये होगा। बाकी सभी रिवीजन एंड एक्सरसाइज, ठीक है, निर्देशन एंड संचालन, अन्वेषण यानी कि इनोवेशन एंड इंटरैक्टिव एक्शन, ये सारे के सारे इनके द्वारा सार्थक अधिगम होता है। तो इसका सही आंसर है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, जेंडर एक जैविक निर्धारक है। देखिए यहाँ पर जो पहला है मनोवैज्ञानिक वो गलत है, एक आर्थिक ये गलत है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दो बातें बता दूं, अगर जेंडर आएगा तो आप सामाजिक लगाएंगे, ठीक है, जेंडर की बात आती है तो आप सामाजिक लगाएंगे, और अगर उसके लिंग की बात आती है यानी कि सेक्स की बात आती है तब आप जैविक निर्धारक लगाएंगे। सेक्स एक जैविक निर्धारक है जबकि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं सीटेट में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। देखिए प्राथमिक सामाजिकरण सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, कहाँ से सामाजिक चीज़ों को सीखता है? बताइए, विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा परिवार इसका सही आंसर है। सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ से सीखेगा? परिवार से। तो इसका सही आंसर है परिवार। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिशील शिक्षा ने बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। देखिए खाली स्लेटों के रूप में ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक प्लेटो का स्टेटमेंट था कि जो बच्चा है, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। छोटे वयस्कों के रूप में ये ऑप्शन गलत है। देखिए निष्क्रिय अनुकारकों और सक्रिय अन्वेषकों के रूप में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो फिर से ध्यान रखिए, निष्क्रिय का मतलब निगेटिव आंसर है, ये कभी सही नहीं होगा। तो सही आंसर हुआ हमारा सक्रिय अन्वेषकों यानी कि एक्टिव इनोवेटर्स के रूप में, ठीक है। तो एक्टिव इनोवेटर्स के रूप में प्रगतिशील शिक्षा जो है बच्चों को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो 17 का देखिए थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न आया था, जब लेव वाइगोट्स्की आएगा तो आपको सामाजिक वाला आंसर सही करना है। तो इसका सही आंसर है वो एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोट्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। तो 18 का सही आंसर है व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था। तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण यानी कि वयस्कता की जो पॉइंट्स के पहले होती है जस्ट, वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद सीधा क्या होता है? एडोलसेंस के बाद सीधे मैच्योरिटी आती है, वयस्क हो जाता है व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था, एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर है विचारों की इन्वर्टिबिलिटी यानी कि अनुकृतमणीयता। तो इसका सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता?
विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, कौन सा कहा नहीं जा सकता, वो है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ठीक है, ये सिर्फ पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता। बाकी बच्चे आस पड़ो अपनी समझ का निर्माण अपने आप करते हैं, ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये भी सही है। और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ठीक है, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो देखिए मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए हैं, जिनमें से स्मृति भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, उत्तेजना भी नहीं है। आंसर है डर। और 14 संवेग हैं, जिनमें से हैं डर, क्रोध, घृणा, करुणा, आश्चर्य। ठीक है, तो इसमें से एक है डर, तो इसका सही आंसर है डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं। तो इसका सही आंसर है वो है 23 का सी, सृजनात्मक हैं। जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो अलग अलग पैटर्न्स की पहचान करते हैं। ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स, जस्ट लाइक अ रीजनिंग। तो रीजनिंग उन बच्चों को अच्छी तरीके से आती है जो क्रिएटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका सही आंसर है रचनावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण हो सकती है? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो इसका जो 25 का सही आंसर है वो है आनुवांशिकता और वातावरण, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। देखिए पहले भी मैंने बताया है, बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है आनुवांशिकता और वातावरण। तो इसका सही आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है डाइवर्टिक जो सोच होगी वो है विभिन्न तरीकों से हम किसी चीज़ को कैसे हल कर सकते हैं, उन्हें सोचने का मौका दिया जाए बच्चों को, तो वो सोचने के लिए गंभीर रूप से आमंत्रित होते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन। तो इसका सही आंसर है ट्यूशन। ट्यूशन को छोड़कर बच्चे सभी जगह से लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरीके से वर्दी यानी कि ड्रेस पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर बच्चे कक्षा में इंटरेक्शन कर रहे हैं टीचर के साथ, वो प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका जवाब टीचर दे रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे प्रेरित हैं पढ़ने के लिए। तो इसका सही आंसर है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द ब्लैंक्स है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके अलावा? तो बताना है आपके लिए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि पहले गलत है ये, इसके अलावा बाकी सारे आंसर खेल के इम्पोर्टेंट्स हैं।
ये सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो इसके अलावा जितने भी ऑप्शन हैं ये तीनों ये सही हैं, तो आपसे गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो इसका 30 नंबर का सही आंसर है प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की जो एक सीमा नहीं है वो है प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट देखिए, लिंग है, अभी मैंने बताया था जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। तो लिंग की बात अगर आती है यानी कि सेक्स की, तो आप लगाएंगे जैविक सत्ता, और जेंडर आता तो आप लगाते सामाजिक संरचना। तो इसका सही आंसर है जैविक सत्ता। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन है निरंतर, तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो इसका सही आंसर है वो है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, जो है वो प्रभावशाली विद्यालय की एक प्रथा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपन, अनुक्रिया, युग्मन में। तो जो 33 है उसका सही आंसर है, देखिए लेव वाइगोत्स्की है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ नहीं देखना है आपको, सामाजिक पे टिक कर देना है। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, यानी कि सिरा पदामुख, सिर से मुख की ओर, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, गलत है। भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, गलत है। सिर से पैर की ओर, बिल्कुल सही है। सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, यानी सिर से पैर की ओर जो विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर की ओर, गलत है। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 35, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, क्योंकि प्याजे मानते हैं कि जो बच्चा है वो दुनिया के बारे में अपनी समझ स्वयं विकसित करता है, वो किसके द्वारा? पर्यावरण के द्वारा, अड़ोस पड़ोस के द्वारा। तो इसका सही आंसर है होगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? आपसे गौण वाहक दो वाहक होते हैं, दो चीज़ें होती हैं हमेशा, एक मुख्य चीज़ें होती हैं, एक गौण चीज़ें होती हैं। तो इसमें गौण चीज़ें पूछा गया है जो मुख्य नहीं है। परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो इसमें पूछा है 36 कि गौण सामाजिकरण के गौण वाहक पूछे हैं, तो वो है विद्यालय और पास पड़ोस। अगर मुख्य पूछे होते कि मुख्य वाहक कौन है, तो होता परिवार और रिश्तेदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है। तो 37 का सही आंसर है ए, जो खोज को प्रोत्साहन देता है। क्योंकि प्रगतिशील कक्षा, एक प्रश्न पहले भी आया था उसमें भी बताया था कि व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छे
करने के दबाव में आकर अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो देखिए ये सारे नेगेटिव आंसर्स हैं, तो इसका सही आंसर है अपनी रुचि से, अपने इंटरेस्ट से। तभी बच्चे क्रिएटिव होंगे जब वो अपनी रुचि से किसी खेल गतिविधि में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर है सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फिल इन द ब्लैंक्स है पहले, के विचारों से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, यंग, पियाजे। तो इसका आंसर थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसका सही आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अपनी समझ दुनिया के बारे में, अपनी समझ अड़ोस पड़ोस के द्वारा स्वयं विकसित करता है। तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण विपर्य चिंतन। देखिए प्रतीकात्मक किसी सिंबल की बात नहीं हो रही, किसी अहम केंद्रित चिंतन की बात नहीं हो रही, किसी चिंतन की तो बात हो ही नहीं रही है, बात हो रही है किसी कार्य और कारण की। तो वो उसका रीजन जान जाती है कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है। तो कपड़े सूखने का रीजन यानी कारण जान जाती है, और क्या कार्य हो रहा है तो ये जान जाती है। तो कार्य कारण की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर है सी, कार्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के। तो मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तो इसका सही आंसर है प्रकार। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यहाँ पर प्रकार आएगा, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ठीक है। मात्रा के बजाय बच्चों का जो चिंतन है वो प्रकार यानी कि वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो 43 का आंसर है, देखिए इन्होंने समाज पे बल दिया है, तो पुनर्बलन है नहीं क्योंकि स्किनर से संबंधित है। परिपक्व, अनुकरण कोई संबंधित नहीं है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, इसी को सामाजिकरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। देखिए आपको पता होगा कोहल वर्ग ने जो है नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने मुख्यतः 3 नैतिक विकास के चरण बताए हैं, वो हैं पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक है। नैतिक विकास आएगा तो नैतिक विकास या नैतिक तर्कणा की बात आएगी, वहाँ आप कोहल वर्ग को सही आंसर टिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ठीक है, एक अकेला जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। देखिए बुद्धि क्या है, बुद्धि के द्वारा कोई कार्य को, हम किसी भी कार्य को इजीली कर सकते हैं। तो इजीली करने का मतलब है सामर्थ्य यानी कि एबिलिटी का होना, ठीक है, एबिलिटी का डेवलप होना, यानी कि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि, ठीक है। बाकी ये सारे आंसर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, आकलन, आकलन का क्या उद्देश्य है, ठीक है। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है, गलत है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, गलत है।
ठीक है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव, बिल्कुल गलत है। देखो नेगेटिव आंसर तो कभी होता ही नहीं है। सीखने में सुधार का एक तरीका, तो जो इसका सही आंसर है वो आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सीखना यानी सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। संवेगों मतलब इमोशंस। तो सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वाले के इमोशंस से जरूर प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 48। संवेग एवं संज्ञान है सन्निहित, संबंधित नहीं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र। गलत है, ये तीनों गलत हैं। संवेग और संज्ञान सन्निहित यानी कि रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 49। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद रखने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है। देखिए संरचनावादी ढांचे यानी कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर में जो लर्निंग है उसके बारे में पूछ रहा है। अनुबंधन का मतलब होता है कंडीशनिंग। अवबोधन का मतलब होता है, एक तरीके से आप इंग्लिश वर्ड में समझ लीजिए, मीनिंग मेकिंग। ठीक है, सार्थक अर्थ निकालना। यंत्रवत होता है एक रूट मेमोराइजेशन। ठीक है, प्रबलन रेनफोर्समेंट। तो आपको सही आंसर बताना है। कंस्ट्रक्टिव जो ढांचा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसमें लर्निंग प्राथमिक रूप से क्या है, प्राथमिक रूप से जो है अवबोधन की प्रक्रिया पर, अवबोधन की प्रक्रिया यानी कि उसका एक मीनिंग निकालना, यानी कि मीनिंग मेकिंग। ठीक है, तो संरचनावादी में अधिगम प्रोसेस जो है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? जेंडर समानता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान। तो ये तीनों गलत हैं, सही आंसर है जेंडर पक्षपात। ठीक है, ये प्रश्न देखते ही आपको उत्तर पता लग रहा होगा, तो इसका सही आंसर है जेंडर पक्षपात। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।